हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग जो है आपके एग्जाम को लेकर कितना हम लोग सीरियस है और हम ये चाहते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। और उसी कड़ी में हम लोग आधुनिक भारत के खंड का पहला सीरीज लेकर आए हैं और वो आज टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, नवीन राज्यों का उदय, और उसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है अवध। दोस्तों, आपको पता है कि जो है अवध के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 1707, याद रखिएगा ये डेट, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो शानदार मुगल शासक थे, यानी कि जो मुगल वंश था उसमें जो शानदार शासकों का क्रम रहा दोस्तों, पहले कौन थे? बाबर। बाबर के बाद कौन? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। दोस्तों, ये लोग वैसे मुगल शासक थे जिन्होंने पूरे भारत को एकता में बांधे रखा। यानी कि पूरे भारत में अपना शक्ति के तहत पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधकर बिखेरने नहीं दिया। दोस्तों, एक इतिहासकार बोलते हैं कि बाबर, हुमायूं, जहांगीर, मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, आपको शाहजहां, औरंगजेब के बारे में लिखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। लेकिन वहीं उत्तर मुगल काल में यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद के शासकों के बारे में लिखने के लिए एक पन्ना ही काफी है। यानी कि मतलब औरंगजेब से पहले के शासकों के बारे में लिखने के लिए एक किताब भी कम पड़ जाए और आगे चल उत्तर मुगल काल के शासकों के बारे में लिखने के लिए एक पन्ना ही काफी है। आपका नाम से ही क्लियर हो जाएगा दोस्तों। बहादुर शाह को साहेब बेखबर कहा गया, ठीक है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा गया। आप सोच सकते हैं कि औरंगजेब के बाद के शासकों की कहानी उसके टाइटल से आपका क्लियर हो जाता है। तो लोग तो अपना मुगल साम्राज्य बचा ही नहीं पाए तो अन्य प्रांतों को कैसे बचा पाएंगे? तो उसी समय नए नए प्रांतों का क्या हुआ दोस्तों? उदय हुआ। और उसी प्रांतों में एक था अवध। तो अवध, याद रखिएगा, अवध यानी जब मुगल शक्ति कमजोर हो गई तो एक नया प्रांत का उदय हुआ। ये लोग अपने आप को राजा मानने लगे कि अब तो हमारे ऊपर कोई है ही नहीं, हम ही सब जो हैं सो हैं। याद रखिए, तो अवध राज्य बना। अवध राज्य के संस्थापक हुए शहादत खान। कर्नाटक राज्य भी अपने आप को मुगलिया शक्ति से क्या कर लिया? अलग कर लिया। और कर्नाटक के संस्थापक बन गए सादुतुल्ला खान, याद रखिएगा। और हैदराबाद का चिनकिलिश खान। बंगाल भी एक नया स्वतंत्र प्रांत बन गया और बंगाल के संस्थापक कौन रहे दोस्तों? मुर्शिद कुली खान। और त्रावणकोर केरल में पड़ता है तो उतंड वर्मा यहाँ के शासक बने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया और एक नई चैप्टर का शुरुआत हुआ आधुनिक भारत में, नवीन राज्यों का उदय। और उसमें हम लोग जो पहला पढ़ने जा रहे हैं वो क्या रहा? अवध। दोस्तों, यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल साम्राज्य के भगवान शेषों पर अवध राज्य का उदय हुआ। यानी कि मुगल साम्राज्य का शक्ति कमजोर हुआ और उसके बाद एक शक्ति का उदय हुआ जिसका नाम क्या है? अवध। तो याद रखिएगा। और अवध राज्य की सीमाएं देखो यहां पर। अवध राज्य जो, मान लीजिए अवध राज्य है, यहाँ यूपी में अवध, और इसके इधर में याद रखिएगा, इसके पश्चिम में कन्नौज, पश्चिम में था कन्नौज, और इसके पूरब में था आपको बिहार, और बिहार में करमनाशा। याद रखिएगा, बिहार में करमनाशा। याद रखिएगा, ये जो अवध था इसके पश्चिम में कन्नौज और इसके पूरब में करमनाशा, बिहार। याद रखिएगा। और इधर बंगाल में बैठा हुआ है शक्ति, इधर बंगाल में शक्ति बैठा हुआ है अंग्रेज। याद रखिएगा, इधर बंगाल में एक शक्ति बैठा हुआ है अंग्रेज, आपको पता है। और इसके बाद इधर में आ जाओगे दक्षिण में मराठों का वर्चस्व था। दक्षिण में क्या था? मराठों का वर्चस्व था और ये रहा था अवध। तो अवध एक बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा था दोस्तों। अवध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक बफर स्टेट था। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा राज्य बफर स्टेट? तो बफर स्टेट कौन था? अवध। बफर स्टेट कहते हैं दोस्तों जो दो ताकतवर राज्यों के बीच में एक छोटा सा राज्य स्थापित हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, उसको हम लोग बफर स्टेट कहते हैं। जैसे आज भी आप देख लो, नेपाल जो है भारत और चाइना के बीच में एक बफर कंट्री है। यानी दो मजबूत देशों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश जो होता है, जो दोनों देशों के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है, उसको बफर कहते हैं। तो यहां पर बफर स्टेट जो था कौन था? अवध। इधर मराठों के लिए और इधर अंग्रेजों के लिए एक बफर स्टेट था, कौन? अवध। तो याद रखिएगा, अवध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो वही कह रहा है दोस्तों
कि अवध राज्य की सीमाएं पश्चिम में कन्नौज और पूर्व में कर्मनासा नदी तक था। अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच बफर स्टेट था अवध। आपको बता दिए कि मराठा इधर और इधर बैठे अंग्रेज, और दोनों के बीच में एक बफर राज्य कौन है? अवध। तो ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब देखो, अवध के संस्थापक के बारे में पूछे जाते हैं। तो अवध के संस्थापक कौन थे दोस्तों? शहादत खान। और उन्होंने अवध का स्थापना कब किया? तो याद रखिएगा 1722 ईस्वी में। और इस समय मुगल जो बादशाह थे वो कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। उस समय मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। ये अपनी मतलब इसका जो है, इसका एक प्रॉब्लम था कि ये साम्राज्य विस्तार पर कम ध्यान देता था, मटरगश्ती मौज मस्ती में ज्यादा रहता था, इसीलिए इसका नाम क्या था? रंगीला बादशाह इसको कहा जाता था। ठीक है। और इसको याद रखिएगा, अवध के संस्थापक शहादत खान। अब ये पूछ सकता है कि जब अवध का स्थापना हुआ उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो क्या मारिएगा? मोहम्मद शाह रंगीला। मौज मस्ती में रंगीला बादशाह मतलब मौज मस्ती में केवल रहता था, साम्राज्य के विकास से इसको कोई लेना देना नहीं था दोस्तों। ठीक है। शहादत खान को बुरहान मुल्क की उपाधि दिया था मोहम्मद शाह रंगीला। ये आपको दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो पूछे आपसे कि बुरहान मुल्क किसको कहा जाता था? शहादत खान को। और ये उपाधि देने वाला बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और इसकी राजधानी कहां थी दोस्तों? फैजाबाद। तो याद रखिएगा, जो अवध की राजधानी फैजाबाद है वो किसने बनाया? तो याद रखिएगा, किसने बनाया दोस्तों? शहादत खान। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है। अब आइए, 1722 ईस्वी में मुगल बादशाह रंगीला ने शहादत खान को अवध का सूबेदार बना दिया था। ठीक है। जब मुगल बादशाह रंगीला ने शहादत खान को अवध का सूबेदार बनाया तो ये अपने आप को अवध का मतलब राजा ही बना दिया, स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इस चीज को भी याद रखिएगा। शहादत खान, देखो क्या हुआ शहादत खान के बारे में एक फैक्ट जान लीजिए कि जो शहादत खान रहे उन्होंने क्या किया कि नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता दिया। ठीक है, आमंत्रण करने का, और बोला कि आप दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो आपको हम 20 करोड़ रुपया देने का वादा किया कि आप जब दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो हमको 20 करोड़ रुपया आपको हम देंगे। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण भी कर लिया और आक्रमण करके दिल्ली को लूटपाट भी लिया। और शहादत खान को बोला कि आप उसको बुलाओ। शहादत खान को बुलाया गया कि भैया हमको दो 20 करोड़ रुपया। तब भैया उसके पास तो 20 करोड़ रुपया था ही नहीं, तो डर के मारे वो क्या किया? जहर खा लिया। उसको बोला कि नादिर शाह के पास जाने का मतलब है कि शरीर के न जाने कितने टुकड़ा कर देता वो। ठीक है, क्योंकि पैसा देने के लिए बोले थे, पैसा तो उसके पास था ही नहीं। तो बोला कि नादिर शाह के पास जाने से अच्छा है दोस्तों कि वो सोचा कि चलो आत्महत्या कर ही लेते हैं। तो याद करिएगा इसको कि शहादत खान ने क्या किया कि 20 खाकर आत्महत्या कर लिया, डरे। ठीक है, किसके डरे? नादिर शाह के डरे, क्योंकि उसको जो है 20 करोड़ रुपया देने का वादा किया था। तो एक इस चीज को याद रखिएगा। अगला जो शासक बना था वो था सफदरजंग। इसका कार्यकाल था 1739 से 1754। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका शहादत खान थे, शहादत खान का कोई बेटा नहीं था। ठीक है, तो उसका भतीजा और दामाद था सफदरजंग, और वही क्या हुआ? अवध का अगला नवाब बना। काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। और रंगीला जो मुगल बादशाह थे, सफदरजंग को अवध का सूबेदार बना दिया। ठीक है, भले ही नवीन राज्य का उदय हो गया हो, लेकिन केंद्रीय शक्ति अभी भी कौन थे? मुगल। तो मुगल जो थे अभी भी इनको सूबेदार ही बनाया, किसको? सफदरजंग को। ठीक है, और 1742 ईस्वी में सफदरजंग ने पटना पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इस तरीके से 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया। ये नादिर शाह का क्या था दोस्तों? ये नादिर शाह का वंशज था, और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। याद रखिएगा, यानी जिस तरह नेपोलियन था उसी तरह यूरोप में, उसी तरह ईरान में नादिर शाह था। ये लोग बहुत ही भयानक आक्रमणकारी थे। ठीक है,
तो 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर क्या किया, प्रथम आक्रमण किया। एक परीक्षा में क्वेश्चन आया था दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 6 बार आक्रमण किया है, 6 बार। और पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया, तो याद रखिएगा यहां पर 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया। और उस समय जो था मुगल बादशाह कौन था, अहमद शाह। कौन था, अहमद शाह। तो याद रखिएगा, तो 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया। और जो अवध का नवाब थे सफदर जंग ने अब्दाली के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया, यानी कि इसके खिलाफ युद्ध लड़ा, यानी इस आक्रमणकारी के खिलाफ, अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ इसने युद्ध किया, अवध के नवाब सफदर जंग ने। इससे क्या हुआ कि इससे मुगल बादशाह जो अहमद शाह थे ये काफी प्रभावित हुए और उसको दिल्ली का वजीर, वजीर मतलब एक प्रकार का प्रधानमंत्री, दिल्ली का वजीर के रूप में क्या कर दिया, इसको नियुक्त कर दिया। तो इसके लिए डबल बेनिफिट हुआ, एक तो ये अवध का नवाब था ही, और साथ इसको क्या कर दिया गया, मतलब उस समय का दिल्ली का क्या कर दिया, वजीर बना दिया गया। तो काफी इसको पद बढ़ गया। अभी देखिए, सफदर जंग ने योग्यता के आधार पर बिना भेदभाव किए उचित पद देने का काम किया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि अवध के किस नवाब ने मतलब अगर हिंदू भी योग्य है तो उसको ऊंचा पद मिलना चाहिए। ये नहीं देखा कि वो कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है, यानी बिना धर्म का भेदभाव किए उसने उचित पद देने का काम किया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लखनवी तहजीब विकसित किया सफदर जंग। लखनवी तहजीब जैसे होता है ना, अस्सलाम वालेकुम, ये सब जो आप देखते हो, ठीक है, तो ये सब जो है लखनवी तहजीब किसने विकसित किया, तो याद रखिएगा सफदर जंग ने, इसको याद रख लेना है। और 1754 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो अवध का नवाब बनता है वो बनता है शुजा-उद-दौला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीबीआई इसको कर सकते हो और यहां से प्रश्न आपका निकल कर आता है, ठीक है। और इसका कार्यकाल रहा 1754 से 1775। दोस्तों कभी कभी क्या करते हैं एग्जामिनर कि शासकों का क्रम पूछ लिए जाते हैं। तो पहला शासक कौन रहे अवध में, शहादत खान, दूसरा सफदर जंग और तीसरा कौन हो जाएंगे, शुजा-उद-दौला। तो सफदर जंग के बाद उसका बेटा थे शुजा-उद-दौला, क्या बने, अवध का नवाब बना। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सफदर जंग ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को उसके वजीर इमादुल, सफदर जंग नहीं, यहां पर जो है आपका ये होगा शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को, शुजा-उद-दौला ने क्या किया कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को उसके वजीर इमादुल मुल्क के विरुद्ध अपने राज्य में शरण दी। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मुगल सम्राट यानी कि पूरा मतलब भारत का शासक शाह आलम द्वितीय को उसके वजीर से इतना डर लग गया, यानी वजीर मतलब उसके समय यहां पर वजीर कौन थे, तो याद रखिएगा इमादुल मुल्क इतना ज्यादा ताकतवर हो गया, बोला कि शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देंगे, ठीक है। और इसके डर से ये दिल्ली में प्रवेश करने से मतलब दिल्ली में कभी घुस ही नहीं पाए जब तक इमादुल मुल्क रहा। तो याद रखिएगा ऐसे समय में शुजा-उद-दौला ने क्या किया कि शाह आलम द्वितीय को अपने यहां शरण दिया। तो भाई शरण दिया तो ये भी सोचेगा ना कि चलो भाई ये तो हमको मदद किया, जब हम दिल्ली का शासक बन जाएंगे, यानी आज न कल तो उसको बनना ही था, तो जब भी वो दिल्ली का शासक बनेगा तो शुजा-उद-दौला को मदद करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो शाह आलम द्वितीय जब दिल्ली के गद्दी पर बैठा, जब इसके वजीर का जब आतंक खत्म हुआ तो ये दिल्ली पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय ने इसे दिल्ली का क्या किया, वजीर बना दिया। किसको, शुजा-उद-दौला को। तो समझ रहे हैं कैसे कैसे इसने अपना दोस्ती को निभाया। 1700, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध याद रखिएगा 1761 में, डेट भी अगर आप याद कर सकते हो तो याद रखिएगा 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में क्या हुआ कि पानीपत का तृतीय युद्ध शुरू हो गया।
और आपको पता है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली को साथ दिया, मराठों का साथ नहीं दिया। यह भी एक अजीब बात है, यानी कि अपने देश के लोगों को उसने मदद नहीं किया। क्यों नहीं किया सर? कारण है कि मराठे, आपको पता है दक्षिण भारत में जो मराठा, ये अहमदनगर महाराष्ट्र वाला एरिया, मराठों ने क्या किया कि मराठों ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अन्य प्रांतों को लूटपाट कर रहे थे। चौथ और सरदेशमुख नामक टैक्स का आपने नाम सुना होगा। तो ये लोग सभी को प्रांतों को जीतते थे और जबरदस्ती चौथ और सरदेशमुख कर लेते थे, जिससे भारत के अन्य प्रांत के राजा मराठों से क्या करते थे? नफरत जैसा करने लगे थे। और यही कारण है कि मराठों का हार हो गया दोस्तों, क्योंकि भारत के कोई भी शक्ति ने मराठों का साथ नहीं दिया, क्योंकि सभी प्रांत को वो लूटे थे और सभी प्रांतों से चौथ और सरदेशमुख ले रहे थे। और यही कारण था कि एक विदेशी अहमद शाह अब्दाली जो अफगान का रहने वाला था, उसने क्या कर लिया? मराठों को हरा दिया। वरना मराठे हारते नहीं दोस्त। क्यों नहीं हारते? क्योंकि भारत में भी अन्य शक्तियां अगर उसको मदद कर देती तो मराठा जीत जाते, हारते नहीं। लेकिन यहां पर स्थिति उल्टा था, क्योंकि उसने सभी प्रांतों को लूटने का काम किया था मराठों लोगों ने, जिसके कारण भारत का कोई भी शासक उसका मदद नहीं किया। यह मराठों का हार का एक बहुत बड़ा कारण था दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, तो याद रखिएगा शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली को साथ दिया, तो मराठे को हार होना ही था, हार हो गया उनका, ठीक है। और याद रखिएगा मराठों की हार ने यह बात तो तय कर दिया दोस्तों कि भारत में अगला जो हुकूमत किसकी आएगी? अगला हुकूमत दोस्तों आएगी अंग्रेजों की, क्योंकि मुगल तो पहले ही कमजोर हो गए थे और क्षेत्रीय शासक के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अंग्रेजों को रोक सके। अंग्रेजों को रोकने वाला एक ही था, वो थे मराठे। और मराठों का हार जाना, इसका मतलब कि अंग्रेजों का भारत में फैलने का दरवाजा क्या हो गया? खुल गया। यानी कि एक इतिहासकार लिखता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार ने अंग्रेजों के लिए भाग्य का ताला को क्या कर दिया? खोल दिया। ये बात जान लीजिए, मराठे नहीं हारते तो अंग्रेज भारत में आगे नहीं बढ़ पाते। तो खैर वो बात की बातें हैं, आगे हम लोग जानेंगे। अब ये क्या काम किया शुजा-उद-दौला ने? इसने बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम को भी शरण दिया। आपको पता है दोस्त कि मीर कासिम जो था बंगाल का नवाब था। इसके बाद हम लोग टॉपिक बंगाल ही पढ़ेंगे। और बंगाल में क्या हुआ कि बंगाल में लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था कि मतलब समझ लो कि बंगाल में कौन नवाब बनेगा, चूंकि प्लासी का युद्ध हो गया था 1757 में। और प्लासी का युद्ध होने के बाद बंगाल में अंग्रेजों का मजबूती से वो अपने आप को स्थापित करने लगे थे। और बंगाल में कौन नवाब बनेगा, कौन नवाब नहीं बनेगा, ये अंग्रेज तय करने लगे थे। तो कभी वो मीर जाफर को बनाते थे, कभी मीर कासिम को बनाते थे। तो उसने क्या किया, लॉर्ड क्लाइव ने मीर कासिम को क्या कर दिया? अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब पद से हटा दिया और मीर जाफर को बना दिया। तो ये क्या काम किया कि इसने मीर कासिम को भी क्या कर दिया? अपने राज में जगह दिया। अब देखिए यहां पर बक्सर का युद्ध का बैकग्राउंड तैयार हो गया। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764। और इस युद्ध में अब जब मीर कासिम क्या था दोस्तों कि मीर कासिम को बंगाल का नवाब पद से हटा दिया गया था, तो मीर कासिम जो है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक त्रिगुट सेना बनाता है। और ये त्रिगुट सेना जो है अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर के मैदान में बक्सर का युद्ध करते हैं। और इस युद्ध में अंग्रेज बक्सर के युद्ध में क्वेश्चन पूछता है दोस्त कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो। इसको बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। और उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसीटॉट। ये सबको याद रखिएगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसीटॉट। और बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। अब अंग्रेजों के कुशल नेतृत्व के आगे अहमद शाह, ये शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की सेना हार जाती है और मीर कासिम युद्ध के मैदान में छोड़कर भाग जाता है। मतलब डर के मारे वह क्या होता है? भाग जाता है। और पकड़ा जाते हैं कौन? शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला।
और ये लोग उसी समय क्या होता है कि बेंसी टॉड के बाद फिर से लॉर्ड क्लाइव दोबारा बंगाल का गवर्नर बनकर आ जाता है। दोस्तों समझिएगा, एकदम कहानी से समझोगे तो एक एक चीज आपको दिमाग में रहेगा। तो जब लॉर्ड क्लाइव आता है तो बक्सर के युद्ध को समाप्ति के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि दो शासकों से होती है, क्योंकि मीर कासिम तो भाग गया और अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में जीत हासिल कर लिया। अब वो पूरे भारत के मालिक हो चुके थे अंग्रेज, याद रखिएगा। तो बक्सर की संधि, जो इलाहाबाद की संधि हुआ, याद रखिएगा 12 अगस्त 1765 को भी हुआ, एक 16 अगस्त 1765 को हुआ, ठीक है। और इस 12 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की संधि हुआ, यह हुआ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ और लॉर्ड क्लाइव के बीच। और 16 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की संधि हुआ वो शाह आलम शुजा-उद-दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच। और ये अगर पूछेगा कि बक्सर की युद्ध की समाप्ति कौन सा संधि के तहत हुआ, तो क्या मारिएगा, इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि दो हुई, तो 12 अगस्त 1765 मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच, और 16 अगस्त 1765 को लॉर्ड क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच। तो अंग्रेजों का जो बक्सर के युद्ध में जो लॉस हुआ था, इस लॉस का उन्होंने क्या कर लिया, क्षतिपूर्ति करने का काम किया। बोला कि भैया हमारा बहुत लॉस हुआ है, तो देगा कौन, तुम ही लोग दोगे दोनों, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। तो देखिए 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से लड़ा किंतु पराजित हो गया, ठीक है। और 16 अक्टूबर 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के तहत लॉर्ड क्लाइव ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया। यानी कि आपको पता हुआ, आपको दो बताए थे। तो 16 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की संधि हुआ शुजा-उद-दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच, दोस्तों इसमें क्या कहा है लॉर्ड क्लाइव ने कि आप क्या काम करो कि अवध में से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र निकालकर किसको दे दो, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। क्यों उसको खुश करना चाहा अंग्रेज, क्योंकि उस समय इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया। क्यों दे दिया दोस्तों, क्योंकि उस समय मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। अभी तक अंग्रेज मुगलों को कमजोर नहीं कर रहे थे, यानी मुगलों से भी उनकी डायरेक्ट दुश्मनी नहीं हुई थी। वो चाहते थे कि अभी भारत का मालिक मुगल है तो इनसे अभी दोस्ती बना कर ही रखो। तो याद रखिएगा, तो 16 अगस्त 1765, तो यहां 16 अक्टूबर, अच्छा 16 अगस्त यहां कर लीजिएगा। 16 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की संधि हुआ, उसके तहत क्या कर दिया गया, अवध से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र निकालकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआई में कर सकते हो, ठीक है। आगे क्या हुआ दोस्तों कि बनारस की संधि, देखो अंग्रेजों की चाल। एक तरफ तो 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि किए और कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र निकालकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया। और फिर बनारस की संधि हुआ 1773 में। जब वारेन हेस्टिंग्स आता है गवर्नर जनरल बनकर, तो उसी की संपत्ति को, कड़ा और इलाहाबाद किसका एरिया था, अवध का एरिया था। और इसने क्या किया, वारेन हेस्टिंग्स ने 50 लाख रुपया में लेकर फिर से उसको कड़ा और इलाहाबाद शुजा-उद-दौला को दे दिया। मतलब उसी के संपत्ति को लिया और फिर उसी से पैसा लेकर उसी को फिर से क्या कर दिया, बेच दिया। सोचो अंग्रेज कितना चालबाज थे। यानी कि पहले इसके क्षेत्र को निकालकर शाह आलम द्वितीय को दिया, और फिर उसी को क्या किया, 50 लाख रुपए में बोला कि दो हमको, तुमको हम फिर कड़ा और इलाहाबाद दे देते हैं। सोचिए अंग्रेज किस तरह से पॉलिसी पे काम करते थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो बनारस की संधि 1773 में शुजा-उद-दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में हुआ, और वारेन हेस्टिंग्स ने 50 लाख रुपए में इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र शुजा-उद-दौला को बेच दिया। मतलब उसी से लेकर फिर उसी को बेच दिया, हाय रे, ठीक है। और शुजा-उद-दौला और यह भी कहा कि ठीक है, तुम जो है इस बनारस की संधि में जो बातें कही गई है, इसी में शुजा-उद-दौला ने रूहेलों के विरुद्ध में कंपनी को सहायता देने का वादा किया। शुजा-उद-दौला ने बोला कि ठीक है, हम जो है रुहेलखंड जो है यूपी में ही है, आपको कंपनी को हम सहायता करेंगे, ठीक है। और रुहेलखंड पर आक्रमण किया किसने, शुजा-उद-दौला ने। और रुहेल सरदार, इसको याद रखिएगा, रुहेल सरदार हाफिज रहमत खान को मार डाला। और मारकर इसने क्या किया, जो रुहेलखंड को क्या कर लिया, अवध में मिला लिया। किससे मिला लिया, अवध में। तो शुजा-उद-दौला के बाद आसफ-उद-दौला अवध का नवाब बनता है, और इसका कार्यकाल 1777 से
1795 तक था, और ये शुजा-उद-दौला का पुत्र था। तो आपको पता है थे कि जो अवध के संस्थापक थे सआदत खान, इंपॉर्टेंट रहेगा। और शुजा-उद-दौला ने क्या किया, अवध की राजधानी को फैजाबाद की जगह कहां बनाया, लखनऊ बनाया। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बॉस, याद रखिएगा। अब देखो, एक संधि होती है फैजाबाद की संधि 1775 में वारेन हेस्टिंग्स और आसफ उद-दौला के बीच, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट संधि था। इस संधि पर क्या हुआ कि इस संधि में यह हुआ कि बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित हो गई। यानी कि फैजाबाद की संधि के तहत बनारस पर, मतलब शुजा-उद-दौला ने अंग्रेजों के हवाले कर दिया, या बनारस पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। और अवध के जो बेगम रही, अवधों के बेगम की संपत्ति का सुरक्षा के गारंटी अंग्रेजों ने लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने लिया, बोला कि ठीक है, अवध की जो भी बेगमें थी उनके पास बहुत संपत्ति था, जो आप बताए ना पहले, सआदत खान, फिर सफदरजंग, फिर शुजा-उद-दौला। तो इन लोग की जो बेगमें थी, इन लोग के पास बहुत संपत्ति थी। तो संपत्ति की सुरक्षा का गारंटी भी अंग्रेजों ने लिया कि भैया इनके संपत्ति के सुरक्षा का गारंटी लेंगे। लेकिन सर, अंग्रेज किसी के नहीं थे, वो संधि को तोड़ने में विश्वास रखते थे। संधियां सिर्फ अपने फायदा के लिए करते थे दोस्तों। अब देखो यहां पर उन्होंने क्या बोला था कि अवधों के बेगम की संपत्ति का सुरक्षा की गारंटी हम लेंगे, और उसके बदले आप हमको बनारस दे दीजिए। बनारस तो मिल गया अंग्रेजों को, बस काम हो गया, संधि का काम खत्म। 1781 ईस्वी में मिल्टन से वारेन हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों से धन वसूलने का आदेश दे दिया। टूट गया संधि। उसने बोला कि भैया बहुत संपत्ति अवधों के बेगमों के पास, तो लोग लेकर क्या करेगा। उसने, वारेन हेस्टिंग्स ने मिल्टन को आदेश दे दिया कि उसके संपत्ति को क्या करो, ले लो। तो सोचो, और ये जो काम था ये बहुत गलत काम था। और इसी के चलते जब वारेन हेस्टिंग्स वापस लंदन गया, यहां उसका कार्यकाल गवर्नर जनरल के रूप में खत्म हुआ, तो बर्क नामक व्यक्ति ने उसके खिलाफ क्या किया कि ब्रिटेन के न्यायालय में उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया कि ये जो काम किया है उसने, बेगम की अवधों से धन वसूलने का जो आदेश दिया है, गलत किया है। जबकि फैजाबाद की संधि में कहा गया था कि वो उसकी रक्षा करेगा। लेकिन दोस्तों, वहां चूंकि इसने भारत में अच्छा काम किया था, तो वहां की सरकार ने अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए वारेन हेस्टिंग्स को बचा लिया, क्योंकि बहुत सारा फायदा करके यहां से गया था। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन तो पूछेगा, कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था बंगाल का, कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स। और ये महाभियोग प्रस्ताव लाया कौन थे, तो बर्क। आसफ उद-दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में बड़ा इमाम बड़ा बनवाया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछता है कि बड़ा इमाम बड़ा कहां है, लखनऊ में। किसने बनवाया, तो आसफ उद-दौला, याद रखिएगा। उसके बाद मतलब सबसे महत्वपूर्ण शासक यहीं तक थे, आसफ उद-दौला तक। उसके बाद जो शासक आएंगे, जिनका इतिहास में, जिनके बारे में पढ़ना आपके लिए जरूरी है ही नहीं, इतिहास के पन्नों में कुछ ज्यादा लिखा ही नहीं गया है। वजीर अली बनते हैं 1757 से 1758। उसके बाद आते हैं सआदत अली खान साहब, और 1758 से 1814 तक ये अवध का नवाब रहते हैं। सआदत अली खान 1798 से 1814 तक बनते हैं, और 1801 ईस्वी में बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करते हैं। ये आपको पता है कि सहायक संधि को कौन लाया था, तो बेलेजली लाया था। हालांकि सबसे पहले सहायक संधि का उपयोग जो किया था वो था डुप्ले। डुप्ले जो था फ्रांसीसी गवर्नर था। आगे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पढ़ेंगे। तो इसने क्या किया कि बेलेजली की सहायक संधि को क्या कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया। ये बात याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सआदत अली खान को राजा की उपाधि दे दिया। ठीक है, तो पूछेगा कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किस अवध के नवाब को राजा की उपाधि दिया था, तो सआदत अली खान को। राजा की उपाधि क्या ऐसे ही दिया था, पैसा लिया सर। मतलब जो आपको पता है ना कि जो हम लोग पढ़े थे इसके पहले, फैजाबाद की संधि के पहले बनारस की संधि हुई थी शुजा-उद-दौला के समय। तो रुहेल खंड को शुजा-उद-दौला जीत लिया था।
तो ये अंग्रेजों को दे दिया, बोला कि ये सब ले लो और हमको राजा की उपाधि दे दो, नाम कमाने के लिए भैया कि हम राजा की उपाधि हमको मिल रहा है। मतलब समझ सकते हो कैसे कैसे शासक थे। और याद रखिएगा, और उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं, याद रखिएगा, हैदर अली खान, और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इनको बादशाह की उपाधि दिया। ठीक है, अंत में आते हैं अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह, 1847 से 1856। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अवध के अंतिम नवाब कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा, वाजिद अली शाह। ठीक है, और 1854 ईस्वी में क्या हुआ कि ब्रिटिश अवध में एक रेजिडेंट, एक अंग्रेजी व्यक्ति अवध में नियुक्त हुआ, और उसको यह कहा गया, उसने रिपोर्ट बना दिया कि भैया अवध में कुशासन है, यानी कि यहां के वाजिद अली शाह साहब अवध को चलाने में क्या है? असमर्थ हैं, इसको अंग्रेजी राज में मिला लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और 1854 में इसके समय क्या हुआ? वाजिद अली के समय आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने 4 फरवरी 1856 ईस्वी में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों यानी कि पूछता है कि किसके रिपोर्ट के आधार पर अवध को अंग्रेजी राज में मिलाया गया? तो जेम्स आउटरम। और कब मिलाया गया? तो 4 फरवरी 1856 ईस्वी में। और किसने मिलाया? लॉर्ड डलहौजी ने। यानी कि दोस्तों, और वाजिद अली शाह जो रहे, इनके बारे में एक कहावत है, ये बहुत मोटे ताजे राजा थे। ठीक है, और इनकी नवाबी थी कि जब इनको अंग्रेज गिरफ्तार करने के लिए आए तो इनके सारे सिपाही भाग गए, और ये इसलिए अपने बेड से नहीं उतरे क्योंकि इनको जूता पहनाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सारे कर्मचारी तो भाग गए थे अंग्रेजों के डर से, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर सबको गिरफ्तारी करने का आदेश दे दिया था। तो इनको कोई चप्पल जूता पहनाने वाला नहीं मिला, इसीलिए वो आराम से सोए रह गए। आने तो छोड़ो ना, हटाओ ना, पकड़े भी ना करेंगे, पकड़ा गए। याद रखिएगा। और 1854 ईस्वी में इसके तो आउटरम को याद रखिएगा। और ये एक बहुत बड़ी अंग्रेजों का ये रहा। और ये आप इससे क्या समझते हैं कि देसी मतलब राजे रजवाड़ों को अंग्रेजों ने अपने में मिलाना शुरू किया। और 1856 का क्रांति का, 1897 की क्रांति का, 1857 की क्रांति का बैकग्राउंड शुरू। यानी कि यही सब कारणों से क्या रहा कि 1857 की क्रांति भारत में होने वाली थी। अब इसका बैकग्राउंड तैयार हो गया। याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि अवध को जब कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिलाया गया तो उस समय वहां का अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो लॉरेंस था। यह भी परीक्षाओं में पूछ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अवध का मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था आपको एक जगह लाने का हमने प्रयास किया है। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हमारा भी क्या होगा? हौसला बुलंद होगा। इसके बाद हम लोग अगला कड़ी में बंगाल पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।